अगर आपका खून ऑलरेडी खौल रहा है तो शायद इस मुद्दे पे और आज बहस नहीं करते। राइट, सो सालाना करीबन 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं कॉलेज से, बेयरली 4% को जॉब मिल रही है। करीबन 22% से ग्रो कर रहा है हाउस होल्ड डेट एक्सक्लूडिंग होम लोन्स। तो ये बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, ये पहाड़ फटेगा। एक्सट्रीमली पावरफुल फिनटेक स्टैक combined with a weak jobs market has resulted in crazy debt. दुनिया के सबसे कर्जदार मिडिल क्लास हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. आज हमारे साथ हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी। आपने देखा होगा इनको, इनकी बुक्स काफी फेमस हैं, काफी नोन हैं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बहुत रिटेल फ्रेंडली है। इसलिए भी ये जरूरी था कि वी स्टार्ट विथ हिम, क्योंकि जिस भाषा में ये बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, और जो इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। मैंने कोशिश की है कि मैं इनसे डीप क्वेश्चंस पूछ सकूं और आपको इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस लाके दे सकूं। शुरू करें सर। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं तो आज विद एबंडेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक एनालिटिकल एज क्रिएट करे या एक ऐसा थ्योरी क्रिएट करे, हाइपोथेसिस क्रिएट कर पाए अबाउट अ कंपनी जो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्कवर ना किया हो? क्या ये रिपीटेबल है? एक दो बार तो हो जाएगा। मेरे को जो समझ आई है जिंदगी की, मेन रिपीटेबल एज, द मोस्ट लाइकली रिपीटेबल एज इज आपका बिहेवियर। राइट, अगर आप अपने आप को बिहेवियर में ट्रेन कर सकते हो तो आप बहुत जगह चले जाओगे लाइफ में, आप बहुत ऊपर चले जाओगे। राइट, एंड कॉन्वर्सली आपके पास जितना भी अच्छा डेटा हो, शायद आपके पास दुनिया का सबसे शानदार प्राइमरी डेटा हो, सबसे शानदार खबर हो, वो शायद होते हुए भी अगर आपका बिहेवियरल एज नहीं है, आपके बर्ताव में, आपके सोच में एज नहीं है, तो डेटा के एज से, इंफॉर्मेशन के एज से आप ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे। तो ये रहा मेरा पहला जो जिंदगी का सोच समझ के जो तजुर्बे से मैं सीखा हूँ कि बिहेवियरल एज सबसे अहम है, इंफॉर्मेशन एज बच्चा है उसके मुकाबले। ना आते हैं बैक टू द मोर कॉमन सॉर्ट ऑफ एज। हमारे देश में सब खोजते रहते हैं कि खबर मिल जाए मुझे, कोई मेरे के कहीं से, मेरे को ब्रोकर से, दोस्त से, मित्र से कोई खबर मिल जाए, कोई टिप टैप मिल जाए मुझको व्हाट्सएप से, कोई फॉरवर्ड से। राइट, अगर वैसा कोई भगवान, कोई सौदागर है जो आपको ऐसा खबर देता रहता है तो गुड लक फॉर यू। बट मुझे अपने मार्केट के 20 साल के तजुर्बे में ऐसा कोई सज्जन इंसान मिला नहीं है। राइट, ये सर मतलब माय ब्लड बॉइल्स जब ये वाला आता है। इतने रिटेल इन्वेस्टर इस चक्कर में गड़बड़ करते हैं सर। कोई बहुत ट्रस्टेड बन के आएगा, आपका दूर का रिश्तेदार, और प्रोबब्ली दे आल्सो जेन्युइनली बिलीव इट कि हाँ ये जो टिप मिली है ये इनसाइडर है, अच्छी है, और मैंने लाखों रुपए बर्बाद होते देखे हैं सर। तो जो आप बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था कि काश ऐसा कम हो। और गहरा सब्जेक्ट है इसका बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो आप, अगर आपका खून ऑलरेडी खौल रहा है तो शायद इस मुद्दे पे और आज बहस नहीं करते। कि मेरी जो फिनफ्लुएंसर्स हैं उनसे मेरी ऑडियंस की एवरेज एज 7-8 साल ज्यादा है। थोड़े अर्ली 30s वाली ऑडियंस मेरी टारगेट ऑडियंस है, एंड इट हैपेंड नेचुरली। और जब हम उनसे पूछते हैं तो मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज जो 5 साल 2 बार धोखा खा के फिर आई है। पहली बार में उनको लगता है ये तो बहुत बोरिंग बोल रहा है, हमको तो जल्दी चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो धोखा खा के मेरे को सुन रहे हो इज ओके, बट व्हाट इफ देयर इज अ वे जो वो साइकिल अवॉइड हो सके। वो जो मार्केट ट्यूशन मनी आपसे लाखों की ले लेता है, आप 5 साल पीछे हो जाते हो। मेरे ख्याल से आपकी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी जैसे जैसे वी गो फर्दर इनटू संकट काल। राइट, सो संकट काल में ही लोगों को नानी याद आती है फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है, नोबडी नीड्स टू रीड एनी बुक्स, नोबडी नीड्स एनी ट्यूशन। जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है, हर एक सटोरी वॉरेन बफेट बन जाता है। एवरीथिंग दे टच टर्न्स इनटू गोल्ड। तो कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती, कोई पेशेंस की आवश्यकता नहीं होती। यू नीड अ पीरियड लाइक 93 to 2003। राइट, सो 93 to 2003 इंडियन मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया। फिर 2000 आई रिमेंबर दिसंबर 2007 to Jan 14 मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया।
सो यूजिंग द 2007 to 14 का एग्जाम्पल, क्वालिटी खूब चला वो 7 साल, मार्केट ने भले ही जीरो रिटर्न दी, फंडामेंटली हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग डिड ब्रिलियंटली इन दो 7 years. तो वैसे अरसे आई थिंक मेरे ख्याल से शुरू हो गया है वैसा एक दौर, एंड इट विल गो थ्रू, दिस दौर विल गो थ्रू आई थिंक वेरियस अप्स एंड डाउन. मेरे ख्याल से इस दौर के अंदर एक आध फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएगी. जिस प्रकार से इंडियन हाउस होल्ड ने कर्जा उठाया, दुनिया के सबसे कर्जदार मिडिल क्लास है हम, तो उस क्राइसिस ही लोगों का बेस्ट टीचर रहेगी. कई बार मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये देखा है कि वो सेलिब्रिटी फंड मैनेजर्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से ये सुनते हैं और पर्सनल लेवल पे भी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करने लगते हैं 4 स्टॉक 5 स्टॉक में. तो इस पे आप क्या कहोगे? पर्सनली मुझे ये बहुत रिस्की लगता है. मुझे लगता है कि अगर एक्सपर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ला रहे हैं तो दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज. यू शुड स्टार्ट एज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर एंड देन लैडर अप टुवर्ड्स कंसंट्रेशन. मूवीज में स्टंट सीक्वेंसेस होते हैं और उसमें बोला होता है प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. कुछ उसी प्रकार से निवेश में भी मेरे ख्याल से लागू होता है. जिस प्रकार के कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज प्रोफेशनल इन्वेस्टर चला सकते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुमकिन नहीं है. ये इसलिए नहीं कि इट इज नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली तो कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चला सकता है, बट जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आता है, जो ड्रॉडाउन आपकी आती है, जहाँ पे पोर्टफोलियो आपके पिटता है, उस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम आपके इर्द गिर्द, रिटेल इन्वेस्टर के इर्द गिर्द होना आई थिंक अनलाइकली है. और इसीलिए जिस प्रकार से हम टीवी वॉच करके मूवीज के स्टंट्स नहीं करते, फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉच करके टॉप फुटबॉलर्स के स्टंट्स प्लेग्राउंड में जाकर दोहराते नहीं है, तो उसी प्रकार से आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो एलीट इन्वेस्टर कर रहा है वो शायद उसके लिए करना पॉसिबल है या नहीं है. राइट सर, जब कोई इन्वेस्टर एंटर होता है तो एक स्पेक्ट्रम है. एक है कि डीआईवाई इन्वेस्टिंग करो, खुद स्टॉक्स पिक करो, एनालाइज करो, मेहनत करो. अभी a lot of फिनोलॉजीज बिजनेस कम्स फ्रॉम दैट सेगमेंट. हमारा स्क्रीनर जैसा एक टूल है फिनोलॉजी टिकर, तो हर महीने मिलियंस ऑफ पीपल कम एनालाइज स्टॉक्स. तो मुझे कई बार लगता है जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं कि एम आई बायस्ड जब मैं इस बारे में कुछ बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने सोचा था मैं ये आपसे पूछूंगा. तो एक ये स्पेक्ट्रम है, डीआईवाई इन्वेस्टिंग करो. दूसरा है कि नहीं, खुद मत करो, म्यूचुअल फंड्स पीएमएस के जरिए डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क प्रोफेशनल्स को दे दो. और तीसरा है जो मुझे लगता है टेक फाउंडर्स से आता है, टेक फिनटेक, जो टेक फर्स्ट है ना कि फाइनेंस फर्स्ट है, वहां से आता है. सब भूल जाओ, एक गोल्ड सिल्वर ईटीएफ ले लो, एक स्मॉल कैप इंडेक्स ले लो, एक फ्लेक्सी कैप या ब्रॉड इंडेक्स ले लो, और एक्टिव मैनेजर्स को भी भूल जाओ. वेयर डू यू स्टैंड? या फिर तीनों सही हैं तो किसके लिए कौन सा कब सही? तो देखिए, एट वन लेवल प्रांजल, अगेन ये एक्सपीरियंस से सीखा हूं मैं, आप जो भी करो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न ब्रॉडली सिमिलर आएगा, अनलेस आप भयंकर इनकॉम्पिटेंट हो और आपके स्टॉक पिक्स भी बकवास है और आपके फंड मैनेजर सिलेक्शन भी बकवास है. ओवर अ 20-30 ईयर करियर मोटा मोटी आप सेम प्लेस पे आओगे. जो आपको समझना है 2 डायमेंशन. आपको कितनी मेहनत करनी है टू गेट दैट रिटर्न. सो मानिए ओवर द लास्ट 30 years द इंडियन स्टॉक मार्केट करीबन 12.5% दिया है. सो जो भी कोई इंसान ऊपर नीचे कर ले, घूम फिर के 12.5 के आसपास ही आएगा, अनलेस they have got some hotline into some विशेष source of news that others are deprived of. Now first call you have to make is how many hours in the day you want to give for the 12.5. If you are saying मैं आधा दिन यही काम करूंगा, तो ठीक है, फिर आप खुद रिसर्च करके निवेश कर सकते हो. If you're willing to give it half a day, then you can, it's almost like a full-time job for you. हर हफ्ते में 20-25 घंटे आप स्टॉक पिकिंग में स्पेंड कर रहे हो, राइट. बट इफ यू हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आपको निखारना है, तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव हाफ अ डे. तो पहला कॉल है टाइम कितना देना है. इफ यू कांट गिव इट टाइम, देन लॉजिकली गिव द मनी टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. इंडेक्स वर्सेस नॉन इंडेक्स में मैं थोड़ी देर में आता हूँ. दूसरा जो कॉल है इज आपको कितना डाउनसाइड रिस्क भुगतना है. अगर आप, जैसा एज आई सेड, अगर आप बहुत रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज चलाइए. बहुत सारा डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड है दैट रनिंग कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज हाई क्वालिटी स्टॉक्स डू गिव यू सुपीरियर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन. बट उसका उल्टा साइड है भयंकर ऊपर नीचे, राइट. रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम की किताबें इस मुद्दे पे बहुत दिलचस्प है, राइट. और अगर आपको उतना स्ट्रेस नहीं झेलना है, तो बिल्कुल जैसे आप जिक्र कर रहे थे, आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए ब्रॉडली इक्वल अमाउंट्स में बिटवीन S&P 500 यूएस के स्टॉक्स, निफ्टी 50 हमारे देश के स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स एंड कैश. ठीक है, तो अगर आप ब्रॉडली डाइवर्सिफाई कर जाओ इक्वल अमाउंट्स में, रीबैलेंस एवरी ईयर, आपका रिटर्न
12% के आसपास आ जाएगा मार्केट जितना, विथ 1/4 द वॉलेटिलिटी। नाउ देयर माइट बी पीपल वाचिंग हु से मैं तो बॉस इसी का काम करता हूँ, 25 30 क्या 40 घंटे भी दूंगा और वॉलेटिलिटी से मेरे को कोई डर नहीं है। तो बिल्कुल फिर आप प्रांजल का डेटा इस्तेमाल कीजिए और हमारी किताब पढ़िए, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पढ़िए और शुरू हो जाइए अपना पोर्टफोलियो बनाना और उसके उतार चढ़ाव झेलना। ऑन द अदर हैंड दूसरा एक्सट्रीम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हफ्ते में मुश्किल से मैं 1 घंटा दे पाऊंगा टू दिस, एंड मेरा कलेजा धड़पड़ाता है, अगर कभी भी डाउन साइड आता है तो मेरा कलेजा धड़पड़ाता है। सो फॉर दैट पर्सन, गिव योर मनी टू द मार्केट, गिव योर मनी टू थर्ड पार्टी मैनेजर्स, डाइवर्सिफाई इक्वली अक्रॉस कैटेगरीज, global equities, Indian equities, gold, bonds, cash, and that will be the way for you to go. And then finally आपने एक मुद्दा छेड़ा, active versus passive. इंडिया में डेटा दिखाता है that small cap fund managers are able to beat the bench because अभी भी market inefficiency थोड़ी सी बाकी है। large cap में Nifty 50 index funds work just as well, and therefore if you are allocating equally across 5 assets तो आपका यूएस एक्विटीज आप ईटीएफ कर दीजिए, इंडियन एक्विटीज लार्ज कैप ईटीएफ सोच सकते हो, स्मॉल कैप में एक एक्टिव मैनेजर ढूंढिए, गोल्ड और बॉन्ड्स आपके लिए रीजनेबली इजी ईटीएफ्स होने चाहिए। क्योंकि क्या लगता है कि कभी कभी एज एंटरप्रेन्योर्स हम अपना बिजनेस चलाते चलाते, मुझे पर्सनली मेरे बिजनेस के बारे में ये लगता है कि क्या मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, एंड probably you are a good person to bounce that idea. मुझे लगता है DIY इन्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा अल्फा है, वो रिटर्न्स में एक्सेल में ना दिखे, लेकिन ओवर टाइम अगर आप 5 साल 10 साल स्टॉक्स एनालाइज कर रहे हो अलग अलग इंडस्ट्री में, तो इट ओवरऑल मेक्स यू अ स्मार्टर पर्सन इन योर जॉब, इन योर बिजनेस और वॉट एवर यू डू, यू आर मोर इन्फॉर्म्ड, मोर एनालिटिकल। तो वो काउंट होना चाहिए, वो नंबर्स में दिखता नहीं है। एम आई राइट या मैं सेल्स कर रहा हूँ? सुप्रंजल, दोनों पहलू है, थिंक दोनों पहलू हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूँ DIY इन्वेस्टमेंट करके पैसे गंवाए हैं, डेट में आ गए हैं, फैमिली में मुद्दे आ गए हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए हैं, राइट? एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम पीपल हु हैव डन ब्रिलियंटली आउट ऑफ इट। अब दोनों है, अब कितना रेशियो है हार्ड टू नो, बट मेरा जो गेस है यूजिंग द डेटा दैट सेबी इज पब्लिशिंग, सेबी काफी हर साल एक रिपोर्ट छाप रहा है, देयर पब्लिशिंग द डेटा ऑन F&O, but we can extend it to the broader market. F&O में data, as you know, Pranjal, is disastrous. 90% F&O investors पैसे खो रहे हैं at the rate of $11 billion a year, चौथा साल लगातार चल रहा है। और सर ये तो सिर्फ वो है जो जीरो के नीचे है। मेरे हिसाब से अगर डेटा हो कि 12% से नीचे कौन है मार्केट के एवरेज से, तो वो 3% से 99.9। हाँ, तो therefore using the F&O, by the way, it does, I think cash equities में situation कम भत्तड़ होगी, बट वहां पे भी जो मुझे लग रहा है दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट कैश एक्विटीज, मतलब स्टॉक खरीद के थोड़ा दिन एक आध दिन एटलीस्ट बैठे हैं, राइट? उतना ही मैं कैश एक्विटीज बोल रहा हूँ, 3-4 साल बैठना तो आई थिंक बहुत टफ हो जाता है। तो वहाँ पे दिल बी plenty of people who have tried to do this and ended up making a right royal mess of it and created psychological issues and financial issues for their family. So इसलिए अगेन यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल, देखना तो टीवी में आसान है, बड़ी बड़ी बातें भी करना कि मेसी को ये करना चाहिए था, वो नहीं, वो भी बोलना आसान है। फॉरगेट इंटरनेशनल लेवल, इवन क्लब लेवल फुटबॉल खेलना फॉर अ 50-year-old like me, for a 30-year-old to play club level football needs enormous amount of work. तो कुछ वैसा निवेश पे भी लागू होता है प्रांजल, देखना आसान है, करना मुश्किल है एट अ डिसेंट लेवल। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली हमारे देश में 500 PMS है, हजारों फंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, so जाहिर है there are 4,000-5,000 professional investors in the country, but compared to the 50 million people who have demat accounts, that these 5,000 investors are in the 0.1% of the abadi who have trained themselves on a professional basis to pull it off. So I think professional sports का analogy बिल्कुल बैठता है। कल आप और मैं एक क्रिकेट बैट और टेनिस बॉल लेके गली में क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं। कोई अगर थोड़े से हमको एक अच्छा सा ग्राउंड दे दे और एक रेड चेरी दे दे और वाइट कपड़े दे दे, हम थोड़ा टेस्ट क्रिकेट की तरह प्रिटेंड भी कर सकते हैं। बट टू अटेन द लेवल ऑफ फिटनेस एट विच अ
Virat Kohli or a Shubman Gill operates is years of fitness, years of training, physical and mental. तो वो वाला इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू, बट आपको जिस शिद्दत से करनी है वो शायद मेरे ख्याल से स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो शिद्दत से कर पाएगी. सर F&O में 97% को लॉस हो रहा है. आई अंडरस्टैंड जीरो सम नेगेटिव सम गेम जैसा हो जाता है. सर लॉन्ग टर्म डिलीवरी वाले गेम में जहां मार्केट इज ग्रोइंग एट 12%, वहां अगर मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं बना रहे हैं तो आपका हाइपोथेसिस क्या है, क्यों? मैं आपको मेरा बता देता हूं. मुझे ये लगता है सर, जब मैं हमेशा बड़े सेमिनार्स में करता हूं जहां कुछ 100 या 1000 लोग हैं और मैं उनसे पूछता हूं सुबह कितने लोग ब्रश करके आए हो. लगभग सबके हाथ उठते हैं. उसमें से कितने लोगों ने कोलगेट का कोई ना कोई वेरिएंट किया है. लगभग 40-50% हाथ उठते हैं जो मार्केट शेयर है. मैं पूछता हूं कितने लोगों के पास कोलगेट का शेयर है, एक का भी हाथ नहीं उठता. और सर कोई अतरंगी सी जो बोल रही है मैं कैंसर ठीक कर दूंगी, मैं डायबिटीज ठीक, या मैं चांद मंगल पे चले जाऊं, ऐसा कोई अतरंगी ट्रेंडिंग स्टॉक हो तो 20% 50% लोगों तक के हाथ उठ जाते हैं. तो क्या जो मेरा हाइपोथेसिस है कि हम सर आते हैं प्रॉफिट कमाने लेकिन फिर हमको हीरो बनना है. व्हाट डू यू थिंक? सो देखो ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है. सो अर्लियर इन द कॉन्वर्सेशन जब आप बोल रहे थे ना आपका खून खौलता है जब आप देखते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड सो ऑन, एक बहुत दिलचस्प चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, राइट? जो लोग सबसे कम दूसरे लोगों से बातें करते हैं ना, जो लोग अपने दोस्त रिश्तेदार से सबसे कम निवेश के बारे में बात करते हैं, जो लोग किसी ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप में किसी सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं है, मैंने देखा वही लोग सबसे अच्छे निवेशक होते हैं, राइट? तो आपका सोशल स्किल्स और आपका इन्वेस्टिंग स्किल्स या आपका सोशल सर्कल, आपकी पर्सनालिटी और आपकी इन्वेस्टिंग स्किल्स, इसमें कोई खास लिंक नहीं दिखता मुझे. एंड एज आई गेट ओल्डर और समझ आता है कि इतने सारे सक्सेसफुल निवेशक क्यों आउटसाइडर्स होते हैं. इधर वो बाय कास्ट आउटसाइडर होते हैं. जैसे यूएस में आप देखेंगे जूइश लोग, स्पेशली जूइश इमिग्रेंट, जैसे जॉर्ज सोरोस, राइट? जूइश इमिग्रेंट टू अमेरिका, अनयूजुअली सक्सेसफुल इन्वेस्टर. या यूएस पे जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, न्यूयॉर्क पे नहीं रहते. इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूयॉर्क में बहुत रेयरली कोई बड़ा इक्विटी इन्वेस्टर न्यूयॉर्क में रहता है, राइट? तो जॉर्ज सोरोस जी ओमाहा में रहते हैं, मिडिल ऑफ नोवेयर, छोटा सा शहर है. सो ये वाला चीज बहुत दिलचस्प है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड्स दोज जो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते कि भैया तूने क्या किया है, और उससे वो वार्तालाप और बहस में नहीं घुसते. वो अपना करते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, अपने पर्सनालिटी को बनाते हैं, अपने पेशेंस को निखारते हैं, अपने कैरेक्टर को निखारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं जिंदगी में. सो अगर कोई वॉच कर रहा है इसको और वो दूसरों से पूछ रहा है क्या आइडियाज़ है उनके, और वो चैट ग्रुप से आइडियाज़ निकाल रहा है और टिप्स ले रहा है और ब्रोकर के रिसर्च से निवेश करने का कोशिश कर रहा है, आई थिंक जिंदगी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा वैसे करने में. और बहुत मुश्किल हो गया है सर, इतना नॉइज है सर, हर कोई कर रहा है. आई थिंक आज से 10 साल पहले बहुत आसान था इससे दूर रहना, अब इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल. तो कोई फंस भी रहा है तो मुझे सहानुभूति भी होती है कि पता नहीं मैं भी शुरू कर रहा होता तो मैं फंसा रहता. बहुत मुश्किल हो गया है सर. हाँ जी. सो इन्फॉर्मेशन एक्सेस आसान हो गया है, ठीक है, आवाज भी बढ़ गई है. सो जो लोग वॉच कर रहे हैं, अगर आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस को तगड़ा रखो और आवाज को काट दो तो जिंदगी आपकी अच्छी बन जाएगी. एंड टू बी फेयर प्रांजल, वो उतना मुश्किल नहीं करना, बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक्सेस का जो जरिया है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो या दूसरे लोग जो इंफॉर्मेशन एक्सेस वाले टर्मिनल्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें एनुअल रिपोर्ट्स और स्टॉक प्राइस की डेटा मिलती है, वो वाले टर्मिनल्स ले लो एंड सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ. और जो आपके दोस्त रिश्तेदार हैं वो मार्केट वाले ना हो, तो आई थिंक वो मिक्स हो सकता है. आप मार्केट का फीड ले रहे हो, रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, स्टॉक प्राइस एक्शन, वो फीड ले रहे हो, बट सोशल मीडिया का फीड आपने पूरा चॉप करके उड़ा दिया है. सर अब ना मुझे एक ट्रेंड आजकल है जिस पे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इट. तो थोड़े आई थिंक 2 साल पहले मेरे एक कजिन का मुझे फोन आया एंड वो मुझे कहते हैं कि प्रांजल मुझे ना बैंक से फोन आया था, लोन मिल रहा है 12 लाख का, तो ले लूं क्या? तो मैंने पूछा आपको चाहिए, क्या जरूरत है? बोले जरूरत तो नहीं है बट इंस्टेंटली मिल रहा है, प्री अप्रूव्ड है, एक क्लिक पे मिल जाएगा, तो ले लेता हूं, तू कुछ बता देना. तो उनको तो मैंने मना कर दिया, बट तब से मैं ये जो ट्रेंड देख रहा हूं कि इंडियंस वर ऑलवेज अ नेशन ऑफ सेवर्स, और हम बहुत मजबूरी में लोन लेते थे.
और आई थिंक ये जो 0 EMI है या डिस्काउंट मिलेगा अगर आप EMI पे कोई चीज लो, दिस इज अ बिगनिंग ऑफ हमको लोन से कंफर्टेबल और एडिक्ट बनाने का। और आई थिंक ये जो VC मनी लेंडिंग बिजनेसेस में आया है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो देखिए, ये हमारी जो हाल ही में किताब आई है, 4 महीने हो गए, ब्रेक पॉइंट हमारी किताब आई है, तो उसमें हमने इस मुद्दे पे काफ़ी सारा डिटेल दिया है। सो ब्रेक पॉइंट का पूरा है, ब्रेक पॉइंट कोलन द क्राइसिस ऑफ द मिडिल क्लास एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो आप टाइटल से ही समझ के होंगे कि हम काफ़ी चिंतित हैं इस मुद्दे पे। आई थिंक 3 चीज़ें लास्ट कोविड, पोस्ट कोविड ईरा में 3 अनफॉर्चुनेट चीज़ें एक साथ हुई है, जिसकी वजह से इंडियन मिडिल क्लास का पूरा बैंगन का भरता बन रहा है। पहला है कि AI जॉब्स चबा जा रही है, राइट। सो सालाना करीबन 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं कॉलेज से, बेयरली 4% को जॉब मिल रही है, बाकी 96% के पास कुछ करने को है नहीं। 3 साल लगातार ये मुद्दा चलता रहा है, और मेरे ख्याल से ये मुद्दा और गंभीर होता जाएगा, जैसे जैसे AI का प्रहार बढ़ता है। हाँ जी, बोलिए। ये डेटा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसको थोड़ा आप और इलेबोरेट करें तो बाकी 96% कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली कुछ करने को नहीं है, कुछ डिपेंडिंग ऑन जिंदगी में डेस्परेशन कितनी है। कोई ओला उबर कर रहा है, कोई स्विगी जोमेटो कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट में जाके मजदूरी शुरू कर रहा है। बट आउट ऑफ 100 ग्रेजुएट्स केवल 4 को सैलरीड जॉब प्राप्त हो रही है इन द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और अच्छे समय में ये परसेंटेज क्या होता था? ये कोविड के पहले अगर हम देखें, राइट, आउट ऑफ से जो मानो इंडिया में आउट ऑफ द 80 लाख डिसेंट ग्रेजुएट्स इंडिया में करीबन 40 लाख है अच्छे क्वालिटी के, मोटा मोटी सबको जॉब मिल रही थी कोविड के पहले। तो लास्ट 3 साल में ये सिचुएशन ड्रामेटिक डिटेरिएशन आई है, और एज यू कैन एक्सपेक्ट, अखबार में कोई इसका जिक्र तो होता नहीं है, कोई पॉपुलर मीडिया में इसकी कोई आलोचना नहीं है। बट ब्रेक पॉइंट में डेटा दिया है, अगर किसी को ब्रेक पॉइंट खरीदे बिना ये डेटा चाहिए, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। पहला मुद्दा, जॉब्स गायब हो गए हैं। दूसरा मुद्दा, जिनके पास जॉब्स है भी उनकी वेजेस पूरी दबाई जा रही है। तो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जो कभी और एक पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे प्रांजल, जिंदगी के खर्चे, मिडिल क्लास के डे टू डे स्पेंडिंग का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो करीबन 9% से चल रहा है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भाग रहा है, हेल्थ केयर का कॉस्ट भाग रहा है, एजुकेशन का कॉस्ट भाग रहा है, तो 9% से कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रही है। तो अगेन ब्रेक पॉइंट में हमने अलग अलग प्रकार का डेटा दिया है, भारत सरकार का इनकम टैक्स डेटाबेस का डेटा दिया है, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट का डेटा दिया है, दिखाया है कि लोगों की कमाई 9% से नहीं भाग रही है, मुश्किल से 3-4% से भाग रही है। तो सालाना लोगों का अर्निंग्स एक्चुअली घट रहा है, सालाना लोगों का अर्निंग्स इन रियल टर्म्स घट रहा है बाय 4-5%। ठीक है, हो गया दूसरा मुद्दा। अब पहला मुद्दा था जॉब्स नहीं है, दूसरा मुद्दा है जॉब्स है भी तो कमाई पिस रही है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे, राइट। वी आर द ओनली लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड बेसिकली मुफ्त मिलती है। यंग आबादी है, अनइक्वल सोसाइटी है, अमीर गरीब का फर्क बहुत बड़ा है। सो कोविड के बाद इतनी भयंकर तरीके से सोशल मीडिया ने लोगों का ऊपर प्रहार किया है। एवरेज इंडियन 5 घंटे सोशल मीडिया पे रहता है और उसको फीड किया जाता है इमेजेस ऑफ रिच पीपल लिविंग वेल, बॉलीवुड के स्टार्स, IPL क्रिकेटर्स। तो लोगों ने बेतहाशा कर्जा उठाया है। सो लास्ट 5 साल में दुनिया के सबसे कर्जदार मिडिल क्लास बन गए हैं। तो इसको थोड़ा मेजर करते हैं। अगर हम होम लोन को साइड कर दें, लेट्स लीव होम लोन साइड, बिकॉज होम लोन मेरे ख्याल से एक लेवल पे आवश्यक है। होम लोन को साइड कर दे, हाउस होल्ड डेट टू इनकम इज 32% इन इंडिया। कोई भी दूसरे बड़े इकोनॉमी में 22% ये क्रॉस नहीं करता है। USA, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड दोज कंट्रीज आर मच रिचर एंड हैव मच लोअर इंटरेस्ट रेट्स। उसके बावजूद वो 20-22 पे, हम लोग 32 पे पहुंच गए। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है प्रांजल? आपके दोस्त, मेरे दोस्त, रिश्तेदार जिसके पास कोई लोन है, उसका हर मंथ 40% कमाई EMI भरने में जा रहा है, राइट। तो ये डेट का पहाड़ खड़ा हुआ है। RBI के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यूज में हर एक में दिखता है कि करीबन 22% से ग्रो कर रहा है हाउस होल्ड डेट एक्सक्लूडिंग होम लोन्स। तो ये बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। ये पहाड़ फटेगा as soon as रेट साइकिल ऊपर जानी शुरू होगी। मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों की बात है बिफोर रेट स्टार्ट क्लाइंबिंग, ये फटेगा। एज यू आर हाईलाइटिंग, कुछ लोगों ने मार्केट में भी पार्टिसिपेट किया है लोन लेके। नाउ अनफॉर्चुनेटली वो डेटा किसी के पास नहीं है। किस हद तक
मार्केट में पार्टिसिपेशन आई है, किस हद तक म्यूचुअल फंड में फ्लोज आई है बैंक से कर्जा लेके, वो डेटा किसी के पास नहीं, बिकॉज बैंक्स डोंट कीप एंड ड्यूज ऑफ पर्सनल लोन्स. सो ये दिख रहा है कि पर्सनल लोन्स की पूंजी, पर्सनल लोन्स आउटस्टैंडिंग इन इंडिया हैव ट्रिपल्ड, ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इन 5 years. बट ये नहीं दिख रहा उसमें से कितना पैसा स्टॉक मार्केट में आया है, राइट? तो अगर मार्केट फटे, अगर मार्केट फटेगा तो ये मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि किस हद तक पर्सनल लोन पे डिफॉल्ट आते हैं, बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली द मैथ्स दैट यू सेड योर कजन हैड टोल्ड यू. और इसका एक और एक इम्पैक्ट है, अगर आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है और जिनके पास है वो उनकी इनकम ग्रोथ उनकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से मैच नहीं करता, तो इस डेफिसिट को फिर फुलफिल करने के लिए मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा और अपनी लैक ऑफ सफिशिएंट एक्टिव इनकम को सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा ट्रेडिंग से, जिससे एफ&ओ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और मैं सोचूंगा कि मैं इसको फुल टाइम या एटलीस्ट सेकेंडरी इनकम सोर्स बना लूं और वहां डिजास्टर्स होंगे. हाँ जी, वो आपने पकड़ लिया बिल्कुल, ये राइट. अगर आप बड़ा पिक्चर देखना चाहे क्या हुआ है लास्ट दशक में, बिकॉज हमारे देश में वीसी पैसा इतना है और इतने पढ़े लिखे टेकीज है, और नंदन नीलेकनी जी ने आधार बना के दिया, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जनधन, और मोबाइल मुकेश अंबानी जी ने प्रोवाइड कर दिया, तो ये स्टैक बन गई, जनधन, आधार, मोबाइल, भर भर के वीसी पैसा आया, तो फिनटेक की स्टैक पूरी सॉलिड बन गई. पैसा कर्जा लो, मार्केट में सट्टा करो, ये स्टैक बन गई. बस साथ ही साथ लोगों की कमाई, उनकी जॉब्स की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई. तो an extremely powerful fintech stack combined with a weak jobs market has resulted in crazy debt, crazy speculation, और मैटर ऑफ टाइम में ये पूरा चीज फटेगा. एंड उसकी तैयारी मेरे ख्याल से हमको करनी चाहिए. जो भी वॉच कर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए निवेश कीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशंस उस प्रकार से डिस्काउंट करने चाहिए. ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में जिस प्रकार के वैल्यूएशंस दिख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है. बहुत बार ये कहा जाता है, अच्छे इन्वेस्टर्स ये लगातार कहते हैं कि बाय अ गुड हेल्दी सेफ बिजनेस जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं. लेकिन अगर आप एक टेम्पलेट दे सको कि जब भी हम कह रहे हैं कि अच्छे बिजनेसेस, गुड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इन्वेस्टर फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? अच्छा बिजनेस माने क्या? अच्छा बिजनेस का क्या डेफिनेशन है? ठीक है, अच्छी स्टॉक की बात नहीं कर रहे, अच्छे बिजनेस की बात कर रहे हैं. करेक्ट, बिजनेस तो अच्छा बिजनेस पहला मेरे ख्याल से बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल क्राइटेरिया, बहुत रेयरली बिजनेसेस पास कर पाते हैं, कि प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल 15% क्रॉस करना चाहिए हर साल लास्ट 10 साल में, राइट? मेरे ख्याल से कभी हमारी जो आने वाली किताब है आर्ट ऑफ इंड्योरिंग, हमने उस पर 20 साल लगाया है, बट 20 साल नहीं करते, बहुत ही कम रह जाते हैं. पिछले 10 साल में हर साल प्री टैक्स रोकी 15 के आगे होनी चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया है कि सर आप यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी समझाइए कि आप प्री टैक्स क्यों ले रहे हैं. हाँ जी, बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल अगर 15% आता है प्री टैक्स, तो पोस्ट टैक्स मानी आ जाता है 12-13%. 12-13% हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैठती है. क्यों बैठती है? भारत सरकार ही बोरो करती है करीबन 7% से. भारत सरकार 7% से बोरो करती है, उस पे ऊपर आप एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम डाल दीजिए, तो 7 + 5 12.5 आ जाता है. दूसरा तरीका है तो इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं हम. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज भारत सरकार का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम. और एक तरीके से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी बना सकते हो विच इज लॉन्ग ओवर 20-30 ईयर्स मार्केट ने कितना दिया है, वो भी 12.5 के आसपास ही आता है. तो हमारे ख्याल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट करीबन 12.5 है. तो अगर आपको 12.5 पोस्ट टैक्स कमाना है तो प्री टैक्स 15% के आसपास आना चाहिए. तो एक इन्वेस्टर पोस्ट टैक्स 12% मेट्रिक ही क्यों ना ट्रैक करे, प्री टैक्स 15 क्यों? अब कर सकता है पोस्ट टैक्स प्री, बट उसमें डेट और इक्विटी का पंगा आ जाता है. सो जिससे डेट और इक्विटी के पंगे ना आए, हम बोलते हैं प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल 15 लीजिए. तो इसको अगर आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना है तो आपके न्यूमरेटर में, आपके आरओसी के ऊपर वाले हिस्से में है EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस अमोर्टाइजेशन, और डिनोमिनेटर में है कंपनी की डेट प्लस उसकी इक्विटी. तो वो सबसे आसान तरीका है, EBITDA और रोकी ले और प्री टैक्स. और एक वजह हम इसको प्री टैक्स रखते हैं, 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट चेंज कर दिया.
तो अगर आप आरओई लेते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 2019 और उसके आगे पीछे नंबर बदल जाते हैं, तो इसलिए प्री टैक्स लेते हैं टू कीप दिस होल्ड सरकार का टैक्स पॉलिसी चेंज आउट ऑफ द पिक्चर। बट जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर डेट फ्री कंपनी है या नेग्लिजिबल डेट है, आप इस तरह के बिजनेसेस में जा रहे हो, तो आप पोस्ट टैक्स में मेजर कर लो। वो थोड़ा, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो थोड़ा इजी टू कंज्यूम हो जाता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। हाँ जी, सो देखिए, अगर डेट फ्री है, डेट जीरो है, तो कैपिटल और इक्विटी सेम है। अगर आप डेट फ्री हैं तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। डेट फ्री कंपनी है तो आप पोस्ट टैक्स 12% ले लीजिए, आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो डेट फ्री बिजनेस पोस्ट टैक्स 12% का आरओई ले लीजिए, वो आपका काम कर देगा। तो ये हो गया रिटर्न मेट्रिक। अब आते हैं ग्रोथ मेट्रिक पे। करेक्ट। सो ग्रोथ में सबसे सिंपल तरीका हमने ढूंढा है कि टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी डबल डिजिट में ग्रो करनी चाहिए हर साल, लास्ट 10 साल लगातार। अब क्यों टॉप 10%? हमारे देश की रियल जीडीपी ग्रोथ करीबन 6-7% रहती है और इन्फ्लेशन रहती है करीबन 4%। तो देश का इकोनॉमी ही ग्रो कर रहा है 10% से नॉमिनल। तो जाहिर है अगर किसी कंपनी में आप निवेश कर रहे हो, उसको एटलीस्ट उससे बेहतर करना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले क्राइटेरिया। केवल यही दो अगर आप मेट्रिक अप्लाई करते हो, केवल यही दो मेट्रिक नहीं, 5 500 से 200 भी नहीं बचती। 200 कंपनियां बचेंगी से करीबन जो मेरा 50-60 ही बच पाती है। ठीक है, ऑन दोस 50-60 वी देन अप्लाई द नेक्स्ट फिल्टर कि डेट कम होना चाहिए। राइट, अगर डेट 1 टाइम्स के ऊपर हुआ, हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमारे ख्याल से 1 टाइम्स के ऊपर डेट काफी खतरनाक साबित होता है, तो वो मारते हैं तो वे डाउन टू 40 स्टॉक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम एनुअल रिपोर्ट पे देखते हैं एंड वी लुक फॉर अकाउंटिंग क्वालिटी। राइट, हमारा एक फोरेंसिक अकाउंटिंग का ढांचा है, वो हमारी किताब डायमंड्स इन द डस्ट में समझाया गया है। बट अगर मैं संक्षिप्त में समझाऊं उस फोरेंसिक अकाउंटिंग के ढांचे को, हम देख रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कम होने चाहिए। रिलेटेड पार्टी मतलब प्रमोटर जी अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ क्या क्या कर रहे हैं, वो कम होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है उसके लिए। जो ऑडिटर है, ऑडिटर का नाम उठाते हैं एनुअल रिपोर्ट से और उसका गूगल पे चेक मारते हैं कि ऑडिटर ने कोई उल्टा सीधा कंपनी का ऑडिट किया है या नहीं, वो आसानी से दिख जाता है। तीसरा देखते हैं कि ऑडिटर ने एनुअल रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशंस डाले हैं क्या। ये बोला है कि ये एनुअल रिपोर्ट से मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, बट ये वाले चेतावनी को आप मद्देनजर रखिए। तो हाँ जी, तो अगर आप ये ऐसे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को छोटा रखना चाहते हो, जैसे हम रखना चाहते हैं, ऑडिटर आपका साफ सुथरा होना चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। यू आर डाउन टू नाउ बेयरली 40 स्टॉक्स इन द कंट्री, 40 रह गए। अब फाइनल काम इस 40 के ऊपर होता है कि थोड़ा सा लास्ट, एंड दिस इज वेयर इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज अ बून फॉर एवरीबडी, लास्ट 10 साल के नंबर्स को देखते हैं। राइट, देखते हैं कि लीविंग असाइड हमारे जो ये क्राइटेरिया है 15% प्री टैक्स आरओसी या 12% पोस्ट टैक्स आरओई, 10% रेवेन्यू, लीविंग दैट असाइड, कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी स्टेबल है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। बिकॉज जितना स्टेबल है, स्पेशली अगर स्टेबल है आरओसी और ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ग्रॉस मार्जिन, उसका मतलब इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस उतने तगड़े हैं। बाहर से जो भी धक्का आता है, कंपनी इतनी तगड़ी है कि वो पास ऑन कर देता है अपने कस्टमर्स को। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव चेक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। एंड फाइनली करीबन 40 कंपनी पे, जो 30-40 कंपनी सबसे खरे निकलते हैं, उसके ऊपर हम सॉलिड काम करते हैं 1-2 महीना ऑन ईच कंपनी टू अंडरस्टैंड इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो क्या है। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इन्वेस्टिंग लाइफ इज कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जिक्र नहीं करती मार्केट के सामने। राइट, कोई भी कंपनी, जैसे बोलते हैं ना, मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट्स, तो वैसे ही कोई भी कंपनी आके CNBC पे या अर्निंग्स कॉल पे या सोशल मीडिया पे आके बोलती नहीं है कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। वो काम आपको खुद स्वयं करना पड़ता है समझने के लिए जी। एंड अगर ये सब करके हमको 25 कंपनी मिल जाए जो हमारे ये सारे टेस्ट से खरे निकले और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, देन ऑन दोस 25 कंपनीज वी ट्राई टू लुक फॉर सेंसिबल वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट्स, फिर खरीद के बैठ जाते हैं 3-4 साल के लिए जी। सर, इसमें जो आपने बताया बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स यहां तक कर लेते हैं। आई थिंक इसके बाद एक
प्रॉब्लम ये आता है कि अगर 1 साल वो स्टॉक हिला नहीं, 2 साल हिला नहीं, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ परफॉर्मेंस एट अ पोर्टफोलियो लेवल, क्योंकि 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, आपको 5 स्टॉक चाहिए जो अच्छा कर ले, लेकिन हमको जो पेड़ फल नहीं दे रहा, हमको उसी को सारा खाद देना है, सारा अटेंशन देना है, और यहां पे गलती हो जाती है। सिंपलर प्रॉब्लम क्या है कि आप बोलोगे अपने क्लाइंट्स को, मैं बोलूंगा अपने क्लाइंट्स को कि आप पेशेंस रखो, ये कंपनी कभी ना कभी फलेगा फूलेगा। वो तो सिंपल प्रॉब्लम, इट्स इजी टू से पेशेंस रखो, ठीक है। आई थिंक द डीपर प्रॉब्लम क्या आती है, वैसी कंपनी जो कुछ खास अच्छा करनी, मतलब शेयर भाग नहीं रहा, उसमें एक दो बैड न्यूज आ जाता है। मानो कोई कारखाना जल गया, राइट, या कोई प्रोडक्ट में कोई नुक्स आ गया, राइट, और ब्रोकर्स बोलते हैं कि अरे ये कंपनी तो अब पिटेगी। तो मोस्ट पीपल गेट स्वेड बाय दैट, एंड दैट्स द रियली हार्ड पार्ट। कि आप बोलोगे कि यार सौरभ ने बोला या प्रांजल ने बोला या आपके क्लाइंट ने पूरा काम किया, सारा अंडरलाइन काम किया, फिर 1 साल 1.5 साल स्टॉक चली नहीं, फिर एक दो ऐसे खबर आ गए, बैड खबर, एंड दैट्स व्हेन मोस्ट पीपल 99% पीपल से यार बकवास है, बेचो, भागो यहाँ से, राइट। क्योंकि लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो खराब अनाउंसमेंट्स आते हैं, दे आर एज लाइकली टू बी नॉइस एज दे आर लाइकली टू बी सिग्नल, राइट। बट वो वाला पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है झेलना। तो जैसे उदाहरण लीजिए, रियल लाइफ उदाहरण ही देता हूँ। HDFC बैंक में बहुत सालों से बड़े शेयर लेके बैठे हैं। जैसे आपके दर्शकों को खबर होगी, जब से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ, HDFC बैंक के शेयर्स कुछ खास चले नहीं। अब उसके अंदर मानिए कोई नॉन एग्जेक्ट चेयरमैन पे खबर आ जाती है, या 5% पैड ग्रोथ वाली, 5% EPS ग्रोथ वाली रिजल्ट आ जाती है। सो दैट्स इनफ टू ब्रेक मोस्ट पीपल्स मोरल। जैसे यार बहुत हो गया, हम तो कट लेते हैं यहाँ से, राइट। एंड दैट्स वेयर अ सेंसिबल इन्वेस्टर विल से स्टोरी। नॉन एग्जेक्ट चेयर ने कुछ आरोप लगाए हैं, अब मैं थोड़ा काम करके देखता हूँ ये आरोप लॉजिकल है या नहीं है, राइट। या ये वाले रिजल्ट्स में 5% की ग्रोथ आई है, अब ये 5% के EPS ग्रोथ से मुझे मायूस होना है या ये एक वन ऑफ है। तो सेंसिबल इन्वेस्टर विल से शायद ऐसे मौके एक्चुअली आर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द एवरेज इन्वेस्टर विल से पैसे बने नहीं है, 2-2.5 साल से, भाग जाओ यहाँ से। राइट सर, जो आपने कहा उस पे एक, जैसा जब मैं इस तरह, मैं भी रफली यही पॉइंटर्स बोलता हूं इन्वेस्टर्स को अपने वीडियो में एजुकेशन के लिए, तो एक जो आता है कि दिस इज टू बोरिंग, हमको थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए कि मैं स्मॉल कैप फिगर कर सकूं, मैं कोई अभी माइक्रो कैप इमर्जिंग ऐसा फिगर कर सकूं। तो उसमें एक डायमेंशन जो मैं कई बार कहता हूं कि ठीक है आप इस तरीके से थोड़ा थ्रिल ले आओ, वो ये कि जहां आपका एक्सट्रीम सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, जिस इंडस्ट्री में आपने 10 साल जॉब किया है या 5 साल आपने उसकी पढ़ाई की है, जो भी आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, वहां आप इन फिल्टर्स को थोड़ा लूजन आउट कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो का 10-15% उस सेक्टर में एलोकेट करके वहां आप इन चीजों में जो फिट कंपनियां नहीं बैठ रही हैं, जो अभी शायद कैपेक्स साइकिल से गुजर रही हैं, अभी वो बॉटम लाइन नहीं कमा रही हैं, एज लॉन्ग एज डीपली आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, आपकी चांसेस कम है कि वहां आप गलत पिक करोगे, वहां आप एक्स्ट्रा रिस्क लो। 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो में आप इन रूल्स को फॉलो करो। हाँ जी। सो प्रांजल, आपका की सलाह तो सेंसिबल लग रही है। मेरा जो रीडिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, राइट, इट्स नॉट सो मच कि लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप चाहिए। मुझे लगता है ह्यूमन माइंड को ना एक नॉवेल्टी की खोज रहती है जी। सो अगर आप उनको 15 स्मॉल कैप स्टॉक भी खरीद के दो, लेकिन वही 15 स्मॉल कैप स्टॉक्स 2-3 साल चल रहे हैं, तो इंसान बोर हो जाता है। पोर्टफोलियो भले चले ना चले, उसको कुछ एक्साइटमेंट की खोज रहती है, राइट। देयरफॉर मेरे ख्याल से अगर जैसे जौन से लोगों को ये खुजली होती है कि कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए बेस्ट है पार्ट ऑफ योर मनी, आइडियली छोटा पार्ट ऑफ योर मनी, उसको हॉबी इन्वेस्टिंग बोल के एक अलग से डीमैट अकाउंट में रख दीजिए, हॉबी इन्वेस्टिंग अकाउंट बोल के, और उसमें आप अपने मजे लीजिए, राइट। एंड इफ you're doing this yourself, then your main portfolio should be super boring in the sense आपको उस कंपनी के बारे में बहुत खबर है
आपको उस कंपनी को गहराई से समझते हो आप, और आप लेके बैठे हो साल पे साल, कुछ कर नहीं रहे, एंड अनलेस योर थीसिस इज ब्रोकन, अनलेस आपको लग रहा है ये कंपनी किसी तरह से फंडामेंटली टूट गई है, आप उस स्टॉक से बाहर नहीं आ रहे। तो एक्साइटमेंट, सक्सेसफुल पोर्टफोलियोज टेंड टू बी बोरिंग पोर्टफोलियोज, मोस्ट पीपल टेंड टू सीक एक्साइटमेंट। तो ये ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम्स आर देयर, द प्रॉब्लम्स आर 180 डिग्रीज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आपका कोर पोर्टफोलियो रखिए, उसको गहराई से समझिए, चर्न लो रखिए, साल पे साल 3 4 5 साल वो स्टॉक लेके बैठे रहिए, और फिर एक अलग सा अपना एक हॉबी अकाउंट बनाइए जहाँ पे आप मे बी विल डे ट्रेड देयर फॉर ऑल आई नो, बट आपकी एक्साइटमेंट की जो खोज है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ योर मेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जब हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो कई बार, एंड आई थिंक दिस इज पार्टली ट्रू, कि इन फिल्टर्स से वो कंपनीज निकल के आती हैं ज्यादातर जिनमें ग्रोथ पी एक्सपांशन से नहीं आएगी, प्राइस ग्रोथ, जिनमें ग्रोथ उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ आएंगी, क्योंकि मेजरली वो वेल डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ 20% से होती रहती है तो स्टॉक ठीक जाएगा। तो ये एक वरी रहता है कि मेरे को पी एक्सपांशन का स्कोप नहीं मिल रहा है अगर मैं इस अप्रोच से जाऊं। मतलब जो वाला अप्रोच मैंने दिया, अच्छे आरओसीज, ये वाला ठीक है, नॉट नेसेसरली सो। तो जैसे आज का माहौल लीजिए, राइट, क्वालिटी की इतनी पिटाई हुई है, क्वालिटी का अनप्रेसिडेंटेड पिटाई हुआ है। सो अगर आप एनएससी का एक इंडेक्स है कॉल्ड क्वालिटी 30 इज अ सिंपल प्रॉक्सी फॉर क्वालिटी। तो कोई भी जाके डेटा निकाल सकता है, whoever is watching। आप देखेंगे क्वालिटी 30 ऑलमोस्ट एवरी ईयर आउट परफॉर्म की ऑल द वे टू 2020। In 2021 was the last year in which Quality 30 outperformed the Nifty 50 or the Nifty 200। और 2022, 23, 24, 25 5 साल लगातार क्वालिटी 30 पिट गया। ठीक है, तो मैं पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी इज एट इट्स चीपेस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो आज आपको भरपूर क्वालिटी मिलेगी, जिस प्रकार के वो 15% ROC, 10% ग्रोथ, एंड आपको दिखेगा कि इनके पी और पीबी मल्टीपल्स आर एट 15-year क्लोज। HDFC बैंक बीइंग अ केस इन पॉइंट। तो HDFC बैंक का प्राइस, मुझे पूरा आईटी सेक्टर ध्यान आ रहा है। तो ऐसे क्वालिटी की इतनी बेधड़क पिटाई हुई है 5 साल से, और इतना कचड़ा चला है हमारे देश में कि उसका रिवर्स होना तो कहीं ना कभी जायज है। बिकॉज रिमेंबर, पूरे इंडिया के इतिहास में 2020 के पहले 5 साल नहीं थे कि क्वालिटी नहीं चली थी, और 2021 के बाद एवरी ईयर क्वालिटी नहीं चली है। तो बहुत रोमांचक रिजीम चेंज रहा है। तो 26 में लग रहा है संकट काल आ गया है, 26 में क्वालिटी वापस आ रही है, एंड देयरफॉर आपको क्वालिटी भी मिल रही है और पी एक्सपेंशन का स्कोप भी मिल रहा है। तो जैसे आप कुछ जो मार्केट में दिग्गज है, वो मैं मेरे एक क्लाइंट इवेंट हुआ था बेंगलुरु में मार्सेलस का, वहाँ पे किसी हमारे बेंगलुरु के दिग्गज निवेशक ने बोला कि क्वालिटी और मोमेंटम का चलने का टाइम आ गया है। तो इट्स अनदर वे टू से क्वालिटी और मोमेंटम, मतलब क्वालिटी और पी रेटिंग का टाइम आ गया है। और जो मुझे सीखना पड़ेगा कि कब टाइम चला जाएगा फिर, और मुझे भगवान चेतावनी तो देंगे नहीं, तो मुझे दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा क्वालिटी का कब पी रेटिंग का साइकिल पूरा टॉप आउट हो जाएगा, जो 2021 दिवाली तक हो गया था। और होपफुली अगली बार जब क्वालिटी का पी रेटिंग का साइकिल टॉप आउट हो जाएगा, मैं अपने क्वालिटी के पोजीशन छोटे कर दूंगा और फिर कुछ वैल्यू लेके फिर 3-4 साल चुपचाप रहने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई थिंक व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इतनी नॉइज में जो आप कहते हैं, वन ऑफ द पर्पस कि मुझे सबसे पहले आप ही चाहिए थे वॉज बिकॉज जो आप बोलते हो, आई थिंक दैट नीड, जो आप हैबिट की बात कर रहे थे कि जो फिट रहेगा वो रोज फिट रहेगा, वो रोज कुछ करेगा। आई थिंक इन्वेस्टिंग माइंडसेट में भी ना वी नीड रीएनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स, क्योंकि बहुत नॉइज चलता है। तो आप जो बोलते हो वो रीएनफोर्स होना बहुत जरूरी है। तो जब भी मैं अपने व्यूअर्स के बारे में सोचता हूं, तो व्हाट जो आप प्रीच करते आते हो, आई थिंक आपके मुंह से सुनेंगे, होपफुली वो और ज्यादा रीएनफोर्स होगा और वो स्टिक करेगा। थैंक यू सो मच ये सब शेयर करने के लिए।